मैं हूं किशोर अजवाणी। आए दिन सरहद पर आंख दिखाने वाले चीन की नींदें उड़ी हुई हैं। शांति नाम की चिड़िया से नफरत करने वाला चीन अब ऐसे भारत का सामना कर रहा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता। और अब तो भारत की फौज की ताकत दुगनी होने वाली है। 29 जुलाई को रफाल भारत पहुंचने वाला है। रफाल वही फाइटर जेट है जिसकी ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों वाकिफ हैं। संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत हुई तैनाती में फ्रांस की सेना ने अफगानिस्तान में रफाल की तैनाती की थी। 2006 से 2011 के बीच फ्रांस की सेना और रफाल अफगानिस्तान में ही रहे और तालिबान के आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशन ऐसे रहे जिनकी कामयाबी की वजह रफाल को ही माना जाता है। फिलहाल रफाल की तैनाती चीन की सीमा के करीब की जाएगी। इतना करीब कि जरा सी शरारत चीन को भारी पड़ जाएगी। रफाल एक खतरनाक फाइटर जेट है जो किसी भी दुश्मन पर बिजलियां गिरा सकता है। हालांकि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद से ही चीन बैकफुट पर है। भारत की कूटनीति के सामने चीन पहले ही घुटने टेक चुका है। अब चीन के मौजूदा हालात को 1962 के हालात से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। भारत अब 1962 वाला भारत बिल्कुल नहीं है, लेकिन चीन के हालात बहुत कुछ 1962 जैसे ही हैं। 1962 का वक्त चीन के लिए काफी नाजुक था। उस वक्त माओ खुद को काफी कमजोर समझने लगे थे। उनकी अपनी पार्टी में भी उनकी स्थिति काफी कमजोर हुई थी। पूरे चीन में लाचारी और बदहवासी का माहौल था जिसकी जड़ में था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का देश पर जबरदस्ती थोपा गया एक ऐसा अभियान जिसकी कीमत पूरे चीन को भुगतनी पड़ी थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत 1958 से हुई, जिसके तहत चीन में उद्योगों को बढ़ावा देना, मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, कृषि पर चीन की सरकार ने कब्जा करने की कोशिश की और इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने चीन को बुरी तरह से खोखला कर दिया। माओ का यह प्रयोग चीन में बुरी तरह फेल साबित हुआ था। अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, लोग भुखमरी का शिकार होने लगे। आंकड़े छुपाने में तो चीन का सानी कोई नहीं, लेकिन दुनिया मानती है कि करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से हुई। जबकि चीन के ही एक इतिहासकार हैं यू जिग्वांग, उनका अनुमान है कि 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान इसी वजह से गई थी। अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए माओ को दोषी माना जा रहा था। माओ के हाथ से पार्टी और सरकार दोनों छिनने की नौबत थी। उस वक्त चीन ने भारत के साथ सीमा के विवाद को हवा देनी शुरू की। एक तरफ बातचीत का दिखावा किया, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी की। अंजाम हुआ 1962 का युद्ध। कुल मिलाकर माओ ने चीन के लोगों का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने के लिए भारत से जंग की। अब 58 साल बाद चीन में माओ नहीं बल्कि जिनपिंग चौतरफा गिरे हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बांटने वाले चीन के लोग ये जानते हैं कि दोषी कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सरकार है। भले ही दुनिया से चीन कुछ भी छिपाए, लेकिन कोरोना वायरस ने चीन को भी बेहाल कर दिया। अब चीन के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन एलएसी पर जानबूझकर तनाव बनाने में लगा है। लेकिन 1962 में और 2020 में जमीन आसमान का फर्क। इस बार भारत को छेड़कर चीन से गलती हो गई। गुलजार का एक शेर है, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। पहले गलवान में चीन मुंह की खा चुका है। अब चीन को डर सता रहा है रफाल का, जिसके निशाने पर चीन की शरारती सेना ही होगी। रफाल का आरंभ। रफाल है प्रचंड, गगन में गरजा रफाल।
दुश्मन पर हुआ गंभीर वार। दिल्ली से बीजिंग तक, लुधियाना से लाहौर तक इन दिनों एक ही चर्चा है। एलएसी से लेकर एलओसी तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हिंदुस्तान का वायुवीर राफाल। गगन में अपनी गरज और गड़गड़ाहट से दुश्मन को दहलाने वाले राफाल ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हर रोज भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान राफाल के नाम से ही बेचैन हैं, क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि मिलकर भी राफाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आसमान में राफाल की ताकत के सामने इनके हर हथियार बेकार है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ 2R फ्रंट की साजिश रची, जिसका मकसद भारत को डराना और दबाना था। लेकिन रफाल के एक वार से दोनों देशों की 2R फ्रंट की साजिश चकनाचूर हो गई, क्योंकि रफाल चीन के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है। साथ ही ये एलएसी पर चीन की साजिशों के किसी भी एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। भारत के वायुवीर राफाल ने सबसे ज्यादा किसी को परेशान कर रखा है तो वो है चीन, क्योंकि चीन पिछले कई साल से एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। लेकिन राफाल एक ऐसा अभिमन्यु है जो चीन की साजिशों की हर दीवार को भेद सकता है। राफाल का पहला बेड़ा हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हो रहा है। इस तैनाती से भी चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर राफाल की मौजूदगी का मतलब है पूरे एलएसी पर चीन का हर एयरबेस अब हिंदुस्तान के निशाने पर रहेगा। राफाल के होने से चीन की एक गलती भी उसे बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि राफाल इन दोनों जगहों से पलक झपकने से पहले ही चीन के किसी भी एयरबेस पर निशाना लगा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंबाला एयरबेस से चीन के कौन कौन से ठिकाने राफाल के निशाने पर आ जाते हैं। भारत के उत्तर में एलएसी के आसपास चीन के 3 बड़े एयरबेस हैं, नागरी, काशगर और होटान। अंबाला के करीब चीन का एयरबेस नागरी है। इसकी दूरी 363 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। अगर राफाल लेह में तैनात हुआ तो लेह से काशगर 615 किलोमीटर दूर है और राफाल को लेह से काशगर पहुंचने में 17 मिनट लगेंगे, जबकि लेह से होटान की दूरी 384 किलोमीटर है और राफाल को लेह से होटान पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। एलएसी पर चीन के हर एयरबेस तक राफाल की पहुंच ने ही चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और बीजिंग तक राफाल के नाम की बेचैनी देखी जा सकती है। सबसे पहले तो राफाल 29 तारीख को आ रहा है और राफाल की जो एंट्री है उसको भी इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें तेजी लाए हैं। उससे पाकिस्तान और चाइना दोनों तिलमिला गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंबाला के अलावा राफाल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है। इस जगह पर मौजूद राफाल एलएसी के पूर्वी हिस्से में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा, क्योंकि इस इलाके में भी एलएसी के उस पार चीन ने कई एयरबेस बना रखे हैं, लेकिन अब उसका हर एयरबेस राफाल की जद में रहेगा। तिब्बत में चीन का एक बड़ा एयरबेस लहासा में, जिसकी दूरी हासीमारा से 364 किलोमीटर है। हासीमारा से लहासा में चीन की एयरबेस तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेंगे, जबकि इसी एयरबेस के करीब बने शिगात्से एयरबेस की दूरी हासीमारा से सिर्फ 293 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 7 मिनट लगेगा। एलएसी पर पूर्वी इलाके के करीब चीन का एक और एयरबेस है गोमगर। इसकी दूरी 324 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में राफाल को 8 मिनट लगेगा। भारत के लड़ाकू विमान का बेड़ा हासीमारा में,
लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई ऑपरेशनल एयरबेस भी बना रखे हैं। भारत का एक ऑपरेशनल एयरबेस असम के तेजपुर में है और दूसरा डिब्रूगढ़ के करीब झाबुआ में। इस जगह के करीब चीन का नायिंगची एयरबेस है। इसकी दूरी तेजपुर से 324 किलोमीटर है और यहां तक राफाल महज 8 मिनट में पहुंच जाएगा। इस तरह देखा जाए तो एलएसी के आसपास चीन के जितने भी एयरबेस हैं, वहां राफाल को पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगेगा। इसके अलावा भी राफाल में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं। सबसे पहला खूबी जो है उसका जो वेपन ले जाता है, भले मिका मिसाइल हो, मीटियोर मिसाइल हो या हवा से जमीन पे मारने वाले स्कैल्प मिसाइल हो, इनके रेंज आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। एलएसी पर भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसने चीन को डरा रखा है। भारत का राफाल एलएसी पर जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जबकि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो एलएसी की भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी तरह से फिट हो। ये भारत के लिए एक बड़ी बढ़त है। यही चीन को एलएसी पर सबसे ज्यादा डरा रहा है। उसका जो मिक्स्ड बैग कैपेबिलिटी की वजह से वो एक ओमनी रोल फाइटर बन जाता है। उसको एक पर्टिकुलर रोल में भेजने की जरूरत नहीं है। हिंदी में कहते हैं हरफन मौला, जो हरफन मौला की तरह वो हवा में काम करेगा। राफाल की मारक क्षमता और इसमें लगे हुए हथियार इसे चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। रडार को चकमा देने की इसकी खूबी इसकी ताकत को और बढ़ा देती है। इसके अलावा भी राफाल में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान की भारत को दोहरे मोर्चे पर घेरने की साजिश एक झटके में नाकाम हो गई। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा चौकस और तैयार है। राफाल के आने के बाद तो भारत की फौज की सूरत ही बदलने वाली। चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर राफाल भारत के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है और दोनों ही पड़ोसी देशों के पास राफाल का कोई तोड़ नहीं। पाकिस्तान तो अब तक अमेरिका से मिले F-16 विमानों से आगे नहीं बढ़ा है और चीन अपने J-20 विमानों पर निर्भर है। पाकिस्तान के F-16 विमानों की हकीकत तो दुनिया ने 2019 में ही देख ली थी, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 बाइसन से ही F-16 को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान के सामने मुंह छिपाने की नौबत थी, इसलिए दुनिया के सामने यह तक कबूल नहीं कर पाया कि आसमान में हुई जंग में ढेर हुआ विमान F-16 ही था। हालांकि सबूतों ने दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी। रही बात चीन की, तो वो बखूबी जानता है कि उसके J-20 विमान इम्तिहान के वक्त राफाल का सामना नहीं कर पाएंगे। चीन के साथ बड़ी परेशानी एक और भी है, वो ये है कि फिलहाल उसके साथ खड़े होने वाला दुनिया का कोई बड़ा देश नहीं। चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई बड़े हथियारों तक के लिए रूस के साथ कई सौदे किए, लेकिन हर मुश्किल वक्त में भारत के लिए भी रूस एक वफादार दोस्त साबित हुआ है। रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने कारगिल की लड़ाई के दौरान भी भारत का पूरा साथ दिया और चीन से तनाव के बीच भी एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने में देर नहीं लगाई। पिछले करीब 2 दशक से तो रूस और चीन के बीच हथियारों का कोई ऐसा सौदा भी नहीं हुआ जो रूस और चीन की नजदीकियां दिखाता हो, बल्कि चीन और रूस के बीच ज्यादातर सौदे ऐसे हथियारों के हैं जो सोवियत संघ के जमाने में इस्तेमाल होते थे। अगर LAC पर बढ़ रहा तनाव जंग की तरफ बढ़ा तो लड़ने के लिए चीन के पास केवल उसके देश में बने हुए ही हथियार होंगे, जबकि भारत की मदद के लिए अमेरिका और रूस समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां दिखाई देंगी। फिलहाल चीन की नींद रफाल के आने से ही उड़ी हुई, क्योंकि रफाल इस वक्त दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन है जो आसमान से आसमान में और आसमान से जमीन पर अचूक निशाना लगाता है। भारत के हवाई बेड़े में आया राफाल। LAC पर चीन हुआ चकनाचूर। LOC पर पाकिस्तान की हालत पस्त। राफाल का हिंदुस्तान आना भारत के दोनों दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ तो सीमा पर राफाल की जद में चीन और पाकिस्तान दोनों के ही सभी एयरबेस आ गए, तो दूसरी ओर इन दोनों ही देशों के पास राफाल का मुकाबला करने के लिए कोई भी लड़ाकू विमान या दूसरा हथियार नहीं।
भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान की तो गिनती ही नहीं है। हाँ, चीन जरूर मुकाबले का दावा कर सकता है, लेकिन रफाल के सामने चीन का टिक पाना मुमकिन नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह रफाल की ताकत ही नहीं, बल्कि LAC पर भारत की भौगोलिक परिस्थिति भी चीन को कमजोर कर देती है। LAC पर चीन भारत के सामने कई वजहों से बेहद कमजोर हो जाता है। एक तरफ तो उसके पास राफाल जैसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है, तो दूसरी ओर LAC पर उसका कोई भी विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ वार करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि LAC पर भारत चीन के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर है। इसलिए चीन के विमान अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक नहीं उड़ सकते। उन्हें इस इलाके में उड़ान भरने के लिए अपनी क्षमता का आधा ईंधन ही लेकर चलना होता है। इसी तरह चीन के लड़ाकू विमान LAC पर अपनी क्षमता से आधा हथियार ही लेकर उड़ सकेंगे। दौलत बेग ओल्डी से भारत LAC पर चीन के किसी भी ठिकाने को आसानी से निशाना बना सकता है। हमारे देश के अंदर या बाहर होने वाले हमारे दुश्मनों के खिलाफ उनका मनोबल रफाल की वजह से जरूर कम हो जाएगा। तो रफाल के आने से मैं समझती हूँ कि LOC की परिस्थिति सुधर जाएगी। भारत के राफाल से मुकाबला करने के लिए चीन अपने सबसे आधुनिक J-20 चेंगडू विमान को दिखाता है। अगर राफाल और J-20 चेंगडू की ताकत देखी जाए तो दोनों में बराबर की टक्कर है। हालांकि कुछ मामलों में राफाल J-20 पर भारी ही पड़ता है। राफाल और चीन के J-20 की तुलना की जाए तो राफाल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि चीन का J-20 1200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। राफाल की रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि J-20 की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। राफाल अपने साथ 24,500 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है, जबकि J-20 35,000 किलोग्राम तक वजन लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल और J-20 दोनों में ही 4 मिसाइलें लगी होती हैं, लेकिन राफाल में मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें लगी हैं, तो J-20 में PL-15 और PL-20 मिसाइल लगी हुई। राफाल को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जबकि चीन J-20 को 5th जनरेशन फाइटर जेट बताता है। राफाल और J-20 दोनों को ही रडार नहीं पकड़ सकते। उसके पास 3 बड़े बड़े हथियार हैं, मीका, मीटियोर और स्कैल्प, और उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, ऑप्ट्रॉनिक्स है, जो पूरे गेम को ही बदलने वाला है। राफाल और J-20 की क्षमताएं देखी जाएं तो दोनों ही लगभग बराबर नजर आती हैं, लेकिन LAC पर J-20 के मुकाबले राफाल कई गुना ज्यादा कारगर माना जा रहा है। इसकी वजह है इसकी अनोखी डिजाइन। राफाल की लंबाई 15.30 मीटर है, जबकि चीन के J-20 की लंबाई 20.5 मीटर। ऊंचाई की बात की जाए तो राफाल की ऊंचाई 5.30 मीटर है और J-20 की ऊंचाई 4.45 मीटर ही है। राफाल का विंग स्पैन 10.9 मीटर है और J-20 का 13.5 मीटर, जबकि राफाल का वजन 10,300 किलोग्राम है, जबकि J-20 का वजन 19,391 किलोग्राम। इससे साफ है कि J-20 राफाल के मुकाबले काफी भारी भरकम है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में J-20 कम कारगर है। हल्का होने की वजह से पहाड़ों में राफाल दिशा बदलने में भी J-20 से काफी तेज है। चीन अपने J-20 को लेकर बहुत से दावे करता है। वो इसे 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बताता है, लेकिन दुनिया को चीन के दावों पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि चीन का J-20 रूस और दूसरे देशों की तकनीक को चुराकर और उनकी नकल करके तैयार किया गया है। इसीलिए सच है कि चीन J-20 के बारे में जितने दावे करता है उसमें काफी कुछ हवा हवाई। J-20 के मुकाबले राफाल की और भी बहुत सी खूबियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है राफाल में लगे हथियार, जो कहीं भी और कभी भी दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर सकते हैं। राफाल से परमाणु मिसाइल तक छोड़ी जा सकती है और इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल भी है, जिससे ये अपने दुश्मन को चुन चुनकर ढेर करने में भी माहिर। राफाल की इन्हीं खूबियों की वजह से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हलचल मची हुई है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके लिए बाढ़ आना तो जैसे साल के किसी मौसम की तरह हो गया। बाढ़ आए बिना साल पूरा ही नहीं होता। उत्तराखंड भी अब ऐसे ही राज्यों में एक हो गया। लोग कुदरत का गुस्सा हर साल झेलने को मजबूर। एक बार आई बाढ़ से जिंदगी पटरी से उतरती है, लोग खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और अगले साल की बाढ़ एक बार फिर पटरी से उतार देती।
पंजाब के होशियारपुर के शायर हैं सतपाल ख्याल। उन्होंने लिखा, कच्चा मकान उस पे बरसात का भी डर है, छत सर पे न गिर जाए सहमी हुई नजर है, टूटा है कहर उस पे सैलाब में घिरा जो, उसका ख्याल किसको जो शख्स दरबदर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक दिन पहले बादल फटा था। आज कोटद्वार में भी ऐसी घटना हुई। कई जगहों पर पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं हुई। कुछ लोगों की जान जा चुकी। कई घर पहाड़ों से गिरे पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। रास्ते ठप हैं। गांव के गांव टापू बन गए। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। और मौसम विभाग का अनुमान यह है कि 23 जुलाई तक 5 जिलों में जोरदार बारिश होगी। ऐसी बारिश जिसकी वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं और हो सकती। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ों की गोद में बसे उत्तराखंड को हर साल इसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। 2013 में जब उत्तराखंड में तबाही आई तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6000 लोगों की जान गई। इससे बड़ी तबाही उत्तराखंड ने इससे पहले कभी नहीं देखी। पर्यावरण के लिए काम करने वाली एजेंसियों ने उस वक्त आगाह किया था कि यह केवल एक शुरुआत है। अगर कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं रुकी तो आने वाला कल बेहद खौफनाक होगा। और 2013 के बाद से हर साल उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान पहाड़ों का खिसकना, बादलों का फटना आम बात हो गई। अकेले उत्तराखंड में 15 बड़े बांध हैं। कई हाइड्रो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है। नए रास्ते बनाने पर काम चल रहा है। कई पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म के लिए नई जगह बनाई जा रही। यानी कुदरत के क्रोध से सावधान रहने की बजाय कुदरत को चुनौती दी जा रही। इसकी बुनियाद में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भूगोल है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा बाकी हिस्से से कुछ अलग है, जो ज्यादा कमजोर है, रेतीला है। वहां के लोग इसे भुरभुरा कहते हैं, यानी पहाड़ का ऐसा हिस्सा जो थोड़ी सी बारिश के बाद ही कमजोर होकर गिरने लगता है। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके लिए किसी खास रिसर्च को बुनियाद बनाया जाए। तमाम सरकारें, सरकारी एजेंसियां, पूरा राज्य इस हकीकत से वाकिफ है। इसका सीधा मतलब यह कि इन पहाड़ों के बीच जितना निर्माण किया जाए, जितने बांध बनाए जाएं या कुदरत से जितनी छेड़छाड़ की जाए, उतना ही तबाही को न्योता दिया जाएगा। यह सब जानते हुए भी उत्तराखंड अब दुनिया की उन चंद जगहों में शामिल है जहां हर साल पहाड़ खिसकने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती। मूसलाधार बारिश से टूटने लगे पहाड़। OMG भाई साहब। मैदानी इलाकों पर पानी का प्रहार। जल व्यू में फंसा आधा हिंदुस्तान। राजधानी दिल्ली में दिन में अंधेरा हो गया। सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। अचानक बादल इस कदर बरसने लगे कि जगह जगह जल जमाव हो गया। असम में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान मार रही। गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। सब कुछ सैलाब में समाता जा रहा है।
बिहार की 9 नदियां काल बनकर बह रही हैं। नदी किनारे बसे गांव बर्बादी की बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों की जिंदगी नावों के सहारे टिकी है। मकान सैलाब में समाने लगे। लगभग आधे हिंदुस्तान का हाल एक जैसा है। कोरोना के बीच भारत में कुदरत कहर बरपा रही। मैदानी इलाकों का हाल तो इतना बुरा है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। शहरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। गांवों में जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून की मार झेल रहे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको जल समाधि ले चुके शहरों की खौफनाक तस्वीरें दिखाएं, पहाड़ तोड़ बारिश से लोग क्यों पनाह मांग रहे हैं, ये देखिए। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में जिंदगी दोजख बन गई। बादल फटने से लोगों की जान जा रही है, तो नदी नालों में बढ़ता पानी तबाही की पटकथा लिख रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। तो इस बीच दुश्वारियों का दौर भी बना हुआ है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ दरकने लगा। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। ऐसा लगा मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के पापलकोटी में पहाड़ का एक हिस्सा नेशनल हाईवे 7 पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई, तो डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर ढहते पहाड़ का नजारा देखते और वीडियो बनाते नजर। चमोली में चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया, जिससे लोग सड़क पर फंस गए। लेकिन इसी बीच देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान, जिन्होंने रस्सियों के सहारे यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। देखिए किस तरह भूस्खलन में फंसे लोगों को एक एक कर निकाला जा रहा है। पिथौरागढ़ में भी कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। आलम यह है कि यहाँ के एक गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पिथौरागढ़ के इस गैला गांव में 3 मकान मलबे की भेंट चढ़ गए। वहीं तांगा गांव में 5 घर पूरी तरह पत्थर और मिट्टी में दब गए। यहाँ 11 लोग मलबे में दबे हैं, जिनके बचे होने की संभावना ना के बराबर है। बारिश के तांडव ने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। यहाँ तक पहुँच पाने में दिक्कत हो रही है। इलाके को जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। किसी तरह एसडीआरएफ की टीम वहां तक पहुंची, जिसने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। लेकिन बीआरओ को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है, इसलिए क्योंकि सड़क से मलबा हटाने के लिए बीआरओ के पास एक खुदाई करने वाली मशीन तक नहीं। मटकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। भारी बारिश के कारण कई गाँवों में बादल फटने के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण अभी कल रात 2 गाँव में एक टांगा लोधी ग्राम सभा में भारी तबाही हो चुकी है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में जैसे मौत की बारिश हो रही। 3 दर्जन से ज्यादा गांव पहाड़ तोड़ बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से ज्यादा लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक कोई ठोस प्लान तैयार नहीं कर पाया है। जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग मटकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। ये बीआरओ की ये सड़क है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का जेसीबी इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए, और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है, जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा है बिल्कुल।
स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गए कई घर। तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के लिए अगले 72 घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन पहाड़ी इलाकों खासकर उत्तराखंड के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। बादल, बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए आफत का सबब बन सकते हैं, लिहाजा सावधानी ही बचाव का जरिया है और प्रशासन की मुस्तैदी मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आ सकती है। इस बार देश के कई हिस्सों को कुदरत ने एक साथ झकझोर कर रख दिया है। बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे गंगा नदी 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा गंगा के ऊपर रह जाता है, जिसे उत्तरी बिहार कहते हैं, दूसरा हिस्सा गंगा नदी के नीचे रह जाता है। उत्तरी बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में, और यह वो हिस्सा है जो हर साल बाढ़ की मार झेलता है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, ये वो नदियां हैं जो उत्तरी बिहार के ज्यादातर इलाकों में तबाही की वजह बनती। इन नदियों में बाढ़ इससे पहले भी आती रही है। सैकड़ों सालों में बाढ़ की घटनाएं कई बार हुई, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। आजादी के बाद 1953 में जब बिहार को बाढ़ ने उजाड़ कर रख दिया था, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हवाई दौरा किया। फिर एक कमेटी बनाई जिसे मुसीबत के कारणों की जांच का काम दिया गया। उस वक्त के देश के सबसे काबिल इंजीनियरों में एक वेंकट कृष्ण अय्यर को कमेटी में रखा गया। कमेटी ने कुछ बांध बनाने के सुझाव दिए, जिन पर उस वक्त करीब 37 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया। काम शुरू भी हुआ, लेकिन पूरा होने से पहले बाढ़ फिर आ गई, जिसके बाद लोगों ने फिर यह चेतावनी दी कि बांध बनाने खतरनाक हो सकते हैं। अब तक बिहार की बाढ़ की जड़ खोजने का काम जारी है। हालांकि कई बांध बने भी, कई बांध ढहे भी, लेकिन यह भी तय नहीं हो पाया कि बने हुए बांधों से फायदा हुआ या नुकसान। लेकिन पिछले 1 दशक से जितना नुकसान बिहार को हर साल उठाना पड़ रहा है, वैसा नुकसान पहले नहीं होता था। कई संस्थाएं इसके कारणों पर शोध करने में लगी हैं, जिनमें ज्यादातर का मानना है कि एक तो मौसम का क्रूर मिजाज और दूसरा नेपाल का दोगलापन, यह बिहार के दर्द की बड़ी वजह है। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी तरफ असम का भी है। असम के ज्यादातर जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से हर साल सैकड़ों करोड़ का नुकसान अकेले असम को उठाना पड़ता है, लेकिन वहां भी कारण बहुत कुछ बिहार से मिलते जुलते हैं। बिहार में जो काम नेपाल कर रहा है, असम में वही काम खुद चीन कर रहा है। कई बार समझौता हुआ, लेकिन कभी भी भारत की तरफ आने वाली नदियों के पानी की सही खबर चीन नहीं देता, जिसके कारण बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी नहीं हो पाती। देखते ही देखते इमारत दरिया में समा गई। सैलाब पूरे के पूरे गांव को लील गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली बन गई है आशियाना। बिहार से असम और मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सब कुछ पानी पानी हुआ जा रहा है। राज्य बदलते हैं लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। हर जगह सैलाब ने डेरा जमा लिया है। कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं शहरों में जल जमाव से जिंदगी थम सी गई है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। जिंदगी अब नाव के सहारे हो चली है। सबसे पहले देखिए कैसे बिहार में लोग जल क्रोध का सामना कर रहे हैं। बिहार में भारी बारिश के बीच जल जमाव और बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। उत्तर बिहार में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उधर नेपाल में बादल
मूसलाधार बरस रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं। बिहार की सरकार ने राज्य के 6 जिलों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब जरा पश्चिमी चंपारण के इस गांव का हाल देखिए। गंडक नदी का पानी यहां लोगों के घरों में घुस आया है। कमर तक पानी में डूबकर लोग आ जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से निकले तो समझो गए पानी में। लिहाजा लोगों ने सैलाब से बचने के लिए अपनी गृहस्थी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद दी है और उसी पर बैठकर बेबस निगाहों से प्रलय की तस्वीरें देख रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होता जा रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक गांव के, जो वाल्मीकि नगर में एक गांव है रामपुरवा, उस गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे गांव में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है और जलस्तर बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। सड़क पर गांव में हर तरफ पानी पानी पहुंच चुका है और लोग परेशान हैं। सामान है सर, सब दह जाएगा, इसीलिए रुके हैं। तो सामान से ज़्यादा आपका जीवन है ना? हाँ वो तो है ही है, निकल जाएंगे इसमें से। शाम तक रहते हैं यहाँ पर, शाम को बाद में निकल के गाँव में चले जाएंगे। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बिहार के 6 जिलों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अलर्ट कर दिया गया है। निचले स्थान पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। भारी बारिश से गंडक नदी उफान पर है और बगहा के इस ठाड़ी गांव में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग अब घर खाली कर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर घरों में कमर से ज़्यादा पानी चला गया है, तो वहीं मुख्य जो सड़क है गांव का, उस पर 3 फीट से ज़्यादा पानी बह रहा है, जिसके बाद लोग अब घर खाली कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहले गाँव के लोग इस स्कूल में अपना सामान लेकर पहुँचे थे, लेकिन पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। पानी बढ़ रहा है, लोग घर से अपना सामान खाली कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे गांव में ले जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। काफी डर है कि यहाँ घर कहीं बह ना जाए पानी में। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी फिलहाल कहर बरपा रही है। गंगा अलग अलग इलाकों में कटाव कर रही है, तो भागलपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र देखते ही देखते गंगा में समा गया। चंद सेकंड में आंगनबाड़ी केंद्र की इमारत गंगा में विलीन हो गई। गंगा के कभी बढ़ते और कभी घटते जलस्तर के कारण कई इलाकों में कटाव हो रहा है, जिससे कई घर भी इसी तरह जल समाधि ले चुके हैं। वैसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में सैलाब आफत का सबब बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखिए। असम की बात करें तो यहाँ के 30 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सैलाब ने 70 लाख लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में भी नदी नाले उफन रहे हैं और लोग खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबकि मंगलवार को दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी इकट्ठा होने की वजह से जैम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।